Hello everyone, this is CAV Casting. Today we will discuss Section 43CA of Income Tax Act. Section 43CA is similar to Section 50C of Income Tax Act. The basic difference between Section 43CA and CA is Section 43CA is applicable for the property which held as stock in trade, stock in trade and or section 50C is applicable for the capital assets, land or building और बोथ. बेसिक डिफरेंस क्या है कि स्टॉक इन ट्रेड में हम यहाँ पे लैंड और बिल्डिंग को ही कंसिडर करेंगे 43CA में, बट यहाँ पर लैंड और बिल्डिंग या दोनों हमारे क्या होना चाहिए, स्टॉक इन ट्रेड के फॉर्म में होना चाहिए. और सेक्शन 50C में वो क्या होगा, लैंड क्या वो हमारा जो लैंड और बिल्डिंग हमारा क्या है वो कैपिटल एसेट्स होना चाहिए. ये बात पहले समझते हैं सेक्शन 43C ये बोलता क्या है. सेक्शन 43CA हैज बीन इंसर्टेड एज anti-avoidance measure to provide where the consideration for transfer of an assets other than capital assets, मतलब स्टॉक इन ट्रेड की बात करता है यहाँ पे, being land or building or both is less than the stamp duty value, the value so adopted or assessed or assessable, that is within bracket the stamp duty value bracket close shall be deemed to be full value of consideration for the purpose of computing income under the head profit and gains of business of or profession. यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर कि एंटी अवॉइडेंस मेजर क्या है, किस पे किसका है ये, जो हमने कंसिडरेशन रिसीव करा है ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, किस एसेट्स में, लैंड और बिल्डिंग या दोनों, किसके लिए, जो हमारा कैपिटल एसेट्स नहीं है, मतलब जो हमारा कैपिटल. बेसिकली ये क्या है कि बेसिकली इस सेक्शन का मतलब इंसर्ट करने का मतलब क्या है कि इन्होंने ब्लैक मनी के ट्रांजैक्शन को रोकना है. इस सेक्शन का मतलब क्या है कि ब्लैक मनी के ट्रांजैक्शन को रोकना है. कि कोई बिल्डर क्या है, कोई प्रॉपर्टी सेल करता है जो उसके स्टॉक इन ट्रेड में है, लैंड और बिल्डिंग को, या दोनों में से कोई अगर सेल करता है, उसकी उस जगह जब हम क्या करते हैं, अब लैंड या कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, लैंड हो, बिल्डिंग हो, फ्लैट्स हो, तो उसकी रजिस्ट्री करवानी पड़ती है. रजिस्ट्री करवाने के लिए हमें किसी पार्टिकुलर अमाउंट पे रजिस्ट्री करवाना होता है. जो रजिस्ट्री करवाने के लिए एरिया वाइज, सर्कल वाइज, एरिया वाइज प्रॉपर्टी का रेट डिफाइंड किसके द्वारा होता है, ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, रजिस्ट्री अथॉरिटी के द्वारा, कि जिस एरिया में इस प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू वो क्या हुआ है, दूसरे एरिया में प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, उस पर स्टाम्प ड्यूटी पे करना होता है सर्कल रेट के बेस पे. तो जो सर्कल रेट है, जो प्रॉपर्टी की जो सर्कल वैल्यू है, सर्कल वैल्यू से अगर हम कोई प्रॉपर्टी को कम पे सेल करते हैं, सर्कल वैल्यू से अगर प्रॉपर्टी को हम कम वैल्यू पे सेल करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो सर्कल वैल्यू या स्टाम्प वैल्यू हमारे क्या हो जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा. किसके लिए, फॉर कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड फॉर PGBP. अगर प्रॉपर्टी हम किस पे सेल करते हैं, सर्कल वैल्यू या स्टाम्प वैल्यू से कम पे, सर्कल वैल्यू मतलब जिस वैल्यू पे हम रजिस्ट्री करवाते, जिस वैल्यू पे हमें स्टाम्प ड्यूटी पे करना होता है रजिस्ट्री अथॉरिटी को, वो हमारा सर्कल वैल्यू या स्टाम्प वैल्यू हो गया. उस वैल्यू से कम पे हम क्या कर रहे हैं, अगर प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं, तो होता क्या है कि जिस सर्कल रेट है वो हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा. सपोज हमने सेल करा है जिस प्रॉपर्टी को 100 रुपीज़ में, 100 लाख, और उसकी सर्कल वैल्यू कितनी है या स्टाम्प वैल्यू कितनी है, 120 रुपये का है, तो हमें फुल वैल्यू कंसिडरेशन कितना मानना पड़ेगा टैक्सेशन पर्पस के लिए, 120 रुपये. बेसिकली होता क्या है कि लोग यहाँ पर लोग करते क्या है, जनरल प्रैक्टिस क्या होता है, ये इन्होंने बैंकिंग यहाँ चेक के थ्रू पेमेंट कर दिया 1 लाख रुपए का, 100 रुपये का, और कैश में ले लिए. जिन्होंने सेल कर रहे हैं ये कैश में 100 रुपये और ले लिए, उसके और वैल्यू अपने बुक्स में कितने दिखाई, 100 रुपये दिखाई, बट वहाँ उन्होंने सेल एक्चुअल में कितना करा है,
एक्चुअल में उन्होंने 200 रुपये में सेल करा है, जबकि उन्होंने कैश किस में ले लिया है, 50% उन्होंने कैश ले लिया। जनरली मार्केट ट्रेंड यही चलता है। तो यहाँ और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू उन्होंने बुक्स में कितने दिखाई, 100 रुपये, जो उन्होंने एक्चुअल सेल करा है। तो एक्चुअली क्या हुआ, जो सर्कल वैल्यू है हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा। बस इस सेक्शन में अमेंडमेंट आया फाइनेंस एक्ट 2019 में। यहाँ पर बोल रहे हैं अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू जो हम जिस वैल्यू पे हमने प्रॉपर्टी को सेल करा है वो हमारा 110% है। 110% होने के बावजूद भी वो किससे कम है। 19 में एक अमेंडमेंट आया, उसमें क्या करा कि अगर फुल यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा दिया उन्होंने। फॉर्मूला क्या है कि जो हम जिस वैल्यू पर हमने प्रॉपर्टी को सेल करा है, जिस वैल्यू पे हमने प्रॉपर्टी को सेल करा है, अगर उसका 110% भी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से अधिक है तो हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या हो जाएगा, जितने पे हमने प्रॉपर्टी को सेल करा है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर, हम क्या कर, हमने प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर हमारी, हमने कितने पे सेल करा है, 1,00,000 रुपये में। 1,00,000 रुपये में हमने किसी प्रॉपर्टी को सेल करा है। 1,00,000 रुपये हमने प्रॉपर्टी को सेल करा है, उसका 110% कितना हो गया, 1,10,000 हो गए। और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू उसकी कितनी है, 1,08,000 है। स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू हमारी कितनी है, 1,08,000 है। तो कंसिडरेशन हमारा वो भी कम है किससे। तो हमारे इस सिचुएशन में क्या करेंगे, 110% बढ़ाने पे अगर हमारा स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कम हो जाती है तो जो हमने जितने पे सेल करा है अमाउंट प्रॉपर्टी को, वो हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा। सपोज यहाँ पर हमारा 1,00,000 रुपये हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो गया। बस फाइनेंस एक्ट, अब इन्होंने ड्यूरिंग द कोविड सबसे अधिक इम्पैक्ट किस पे पड़ा है, सबसे अधिक इम्पैक्ट किससे पड़ा है, इस प्रॉपर्टी का जो रियल एस्टेट का बिजनेस है काफ़ी मंदा हो गया इस पीरियड में। किसके कारण, लॉकडाउन के कारण। तो इन्होंने इस वैल्यू को बढ़ा के क्या करा है कि 120% कर दिया। 120% ऑफ किसका, जो कंसिडरेशन हमें रिसीव हुआ है या अक्रू हुआ है उसका 120% भी अधिक होता है किससे, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो जितने में 120% किसका एक्चुअल कंसिडरेशन या जो भी प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है उसका 120% किससे कम है, किससे अधिक है, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से। तो जो हम एक्चुअल कंसिडरेशन हमने रिसीव करा है वो हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा। ये अमेंडमेंट कब आया है, फाइनेंस एक्ट 2021 में ये अमेंडमेंट आया है। इन्होंने जिसके 3 कंडीशन है, इस कंडीशन, पहला कंडीशन क्या है, जो प्रॉपर्टी हम किस पीरियड में सेल होनी चाहिए, ये 12 नवंबर 2020 से लेके 30 जून 2021 के बीच में इस प्रॉपर्टी को सेल होना चाहिए। और ये फर्स्ट बिल्डर द्वारा फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट होना चाहिए। और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या है, 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। 3 कंडीशन है जो ने 10% को बढ़ाया, मतलब 110 से 120 करा। इसके 3 कंडीशन क्या है कि प्रॉपर्टी सेल कब किस पीरियड में होना चाहिए, 12 नवंबर 2020 से लेके 30 जून 2021 के बीच में होना चाहिए। और ये प्रॉपर्टी बिल्डर द्वारा फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो हमने सेल वैल्यू है कितनी होनी चाहिए, वो 2 करोड़ से कम होना चाहिए। तब बिल्डर क्या करेगा, 120% ऑफ जो का बेनिफिट को ले पाएगा। अब एग्जाम्पल को समझते हैं इसके थ्रू। 110% वाला जो सिचुएशन है, यहाँ पर नीचे हमने एग्जाम्पल एक लिया है। एग्जाम्पल क्या लिया है कि कंसिडरेशन हमारा कितना है, 1,00,000 रुपये का है। कंसिडरेशन हमने कितना लिया है, हमने कितने पे सेल करा है, कंसिडरेशन या सेल वैल्यू कर दें हमको, सेल हमने कितने पे करा है, 1,00,000 रुपये पे करा है। उस प्रॉपर्टी की वैल्यू हमारी कितनी है, 1,08,000 रुपये की है। तो हमें कंपेयर कितना किससे करना पड़ेगा, जितने भी हमने सेल करा है उसको हम 10% बढ़ाएंगे। तो सेल वैल्यू का 110% कितना हो गया, 1,10,000 रुपये। ये किससे अधिक है, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से अधिक है। स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से 1,10,000 रुपये, 1,10,000 रुपये 110% ऑफ सेल वैल्यू। और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है, 1,08,000 रुपये। ये किससे अधिक है, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से। तो इस सिचुएशन में हमारा क्या हो जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना हो जाएगा, 1,00,000 रुपये। इन्होंने हमें 10% की बेनिफिट दे दी कि अगर हम स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से भी मतलब हमेशा कम रहना चाहिए, जो एक्चुअल वैल्यू पे हम जो एक्चुअल अमाउंट पे हमने सेल करा है 110% बढ़ाएंगे। बढ़ाने के बाद भी अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कम होती है तो हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा, जितने पे हमने प्रॉपर्टी को सेल करा है।
अब दूसरा एग्जाम्पल हमने क्या लिया है, हमने प्रॉपर्टी को कितने में सेल करा है, 1,00,000 रुपए में। स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है, दूसरे सिचुएशन में हमारा 1,17,000 रुपये है। अब 110% जो जितने में हमने सेल करा है कितना होता है, 1,10,000 रुपये। अब दोनों में कंपेयर करेंगे किस पे, 110% ऑफ सेल वैल्यू और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू। तो यहाँ पे क्या है, ये लेस देन है, ये यहाँ पर ले क्या है, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू अधिक है और हमारा 110% ऑफ सेल वैल्यू कितनी है, कम है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू हो जाएगी, नहीं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हमारा क्या हो जाएगा, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू हो जाएगी 1,17,000 रुपये। तीसरा एग्जाम्पल हमने लिया है क्या, कि हमारा कंसिडरेशन कितने का है, 1,00,000 रुपये का। स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है, 97,000 का, 97,000 का। 110% कितना होता है जो सेल करा है हमने, 1,10,000 रुपये। इन दोनों को कंपेयर करेंगे, कितना होगा, ये हो गया हमारा यहाँ पर कितना हो गया हमारा, 110% ही अधिक है हमारा, 110% ऑफ सेल वैल्यू अधिक है स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से, तो इसलिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 1,00,000 रुपये गया। दूसरा सिचुएशन देखें, यहाँ पर क्या 1,00,000 रुपये भी जितने में सेल करा है और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू जितने में सेल करा है वो अमाउंट वैल्यू अधिक है स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से। तो इस मतलब यहाँ पर विदाउट 110% बढ़ाए भी हम ये दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि 1,00,000 रुपये 97,000 दोनों में कौन सा अधिक है। तब जितने मैंने सेल करा है कंसिडर यहाँ पर, इसलिए 1,00,000 अधिक है, तो उस फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हमारा 1,00,000 रुपये हो जाएगा। चौथा एग्जाम्पल हमने क्या लिया है कि हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जितने हमने सेल करा है क्या है, 90,000 रुपये का। हमारा स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी की है, 97 का। 110% कितना हो गया जो सेल वैल्यू का, 99,000। तो हमारा क्या है, ये स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कम है किससे, जितने पे 110% ऑफ सेल वैल्यू। तो इसलिए हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना हो जाएगा, एक्चुअल में जितना हमने सेल करा है 90,000। पांचवा हमारा एग्जाम्पल क्या है, फुल वैल्यू हमने सेल प्रॉपर्टी को सेल कितने करा है, 80,000 रुपये में। हमारा स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है, 92,000 का। ठीक है, 110% ऑफ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना होगा, 88,000। 88,000 किससे अधिक है, कम है, ये कम किससे है, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है। स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू हमारा 92 का है और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 110% जो है वो 88,000 है, इसलिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हमारा क्या हो जाएगा, 92,000 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 110, एक सिंपल से बात करें, 110% ऑफ सेल वैल्यू ग्रेटर देन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्चुअल अमाउंट सेल वैल्यू हम क्या लेंगे, सेल वैल्यू हमारा हो जाएगा लेंगे। अगर हमारा क्या है 110% ऑफ सेल वैल्यू कम है किससे, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हमारा क्या हो जाएगा, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू या सर्कल वैल्यू हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा। इसमें आई होप कोई डाउट नहीं बचा होगा। इस सेक्शन में क्या बोलता है कि स्टाम्प ड्यूटी, अगर एग्रीमेंट जो प्रॉपर्टी हम परचेज करते हैं या सेल करते हैं उसके लिए हमें एग्रीमेंट करना होता है। एग्रीमेंट करने के लिए अगर हमने जो एग्रीमेंट करा है वहाँ पर फिक्स करी है हमने किसकी, प्रॉपर्टी प्राइस फिक्स करी है और रजिस्ट्रेशन और हमने किसी दिन रजिस्ट्री करवाया, मतलब जो एग्रीमेंट का डेट है, एग्रीमेंट के बाद हमने क्या करा है उसको रजिस्ट्री करवाई है। सेम डेट पे अगर एग्रीमेंट नहीं बनता, रजिस्ट्री नहीं होती, तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू हम किस दिन वाले लेंगे, जिस दिन एग्रीमेंट वाले डेट के दिन ही हम क्या लेंगे, जो वैल्यू स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू रहेगी वो हमारा क्या हो जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा। इसको समझते हैं, where the date of agreement fixing the value of consideration for the transfer of assets and the date of registration of transfer of assets are not same, the stamp duty value may be taken as on the date of agreement for transfer। जिस दिन हमारे एग्रीमेंट डेट वाले दिन ही जो वैल्यू होगा प्रॉपर्टी की वो हम लेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में। अब यहाँ पर जो बात करी हमने कि 110% का बेनिफिट हमें मिलेगा, वो किस लिए होना चाहिए, ये सेक्शन कब अप्लाई होगा, सेक्शन 43 CF कब अप्लाई होगा,
द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 43C अप्लाई ओनली इन केस where the amount consideration or part thereof has been received by way of account paid check or account paid draft or by using electronic clear system through the bank or through a such electronic mode as may be prescribed on before the date of agreement of such transfer। ये हमारा क्या होना चाहिए कंसिडरेशन, या तो हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन किससे होना चाहिए, चेक के थ्रू, या उसका पार्ट वैल्यू हमें किसमें, चेक के थ्रू हमें रिसीव होना चाहिए। अब तीसरा कंडीशन क्या है कि अगर एसएससी को लगता है यहाँ पर देखिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हमें तो एक जगह लॉस हो गया, क्या कि हम स्टाम्प ड्यूटी पे किस पे करी है, जो ड्यूटी जो रेट डिफाइंड है सर्कल वैल्यू जो डिफाइंड है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या सर्कल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के द्वारा। बट यहाँ पर एसएससी को क्या लगता है कि जो सर्कल रेट या स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू जो डिसाइडेड है उससे फेयर मार्केट वैल्यू कम है, जो एक्चुअल अगर हम सेल करें तो फेयर मार्केट वैल्यू कम है, मतलब स्टाम्प ड्यूटी रेट अधिक दिखा रखा है और जो मार्केट में जो रेट चल रहा है उस प्रॉपर्टी का कम है। तो ये यहाँ पर क्या कर सकता है, ये एसएससी क्या कर सकता है, ऑब्जेक्शन कर सकता है। किसके सामने, असेसिंग ऑफिसर के सामने। तो असेसिंग ऑफिसर उस केस में क्या करेगा, इसको रेफर करेगा वैल्यूएशन ऑफिसर को। फिर समझते हैं इसको, तो असेसिंग ऑफिसर में रेफर द वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स टू वैल्यूएशन ऑफिसर एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2R ऑफ वेल्थ टैक्स एक्ट 1957 वेल्थ टैक्स एक्ट 1957 in the following cases where the assessee claim before the assessing officer that the value adopted, assessed or assessable by the authority for payment of stamp duty exceed the fair market value of the property as on the date of transfer। मतलब यहाँ पर हमारा फेयर मार्केट हमारा क्या है, फेयर मार्केट वैल्यू पर प्रॉपर्टी का कम है किससे, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से। तो एसएससी क्या कर सकता है, एओ को बोल सकता है। तो उस केस में असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, वैल्यूएशन ऑफिसर को ट्रांसफर करेगा। और यहाँ पर दूसरा सिचुएशन यहाँ पे ये होना चाहिए कि वैल्यू जो अडेप्ट हुआ है किसके द्वारा, स्टाम्प अथॉरिटी के द्वारा, वो क्या होना चाहिए, वो किसी भी अथॉरिटी में वो चैलेंज नहीं होना चाहिए। या तो हम उसके लिए अपील पे नहीं गए हैं, या तो रिवीजन पे नहीं गए हैं, या तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं गए हैं, किसी कोर्ट में नहीं गए हैं, क्या उस वैल्यू को हमने चैलेंज नहीं करा है। किस वैल्यू को, जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को हमने किसी अथॉरिटी के सामने या किसी कोर्ट के सामने या अपील के सामने चैलेंज नहीं करा है। अगर हमने नहीं करा है तब हम किसके लिए, तब ये क्या करेगा, इसको वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर करेगा। अगर हमने इस स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को हमने अगर चैलेंज करा है कि मार्केट वैल्यू कम है और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू अधिक है प्रॉपर्टी का, अगर इसको हमने चैलेंज करा है, कब, कहाँ, किसी अपील में, किसी अथॉरिटी में या किसी कोर्ट में, तब असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, इसको रेफर नहीं करेगा वैल्यूएशन ऑफिसर को। मतलब यहाँ पर इस चैलेंज नहीं किया होना चाहिए। उस केस में असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, इसको रेफर करेगा वैल्यूएशन ऑफिसर को। अगर यहाँ पर क्या दो सिचुएशन है कि वैल्यूएशन ऑफिसर क्या करता है, वैल्यूएशन ऑफिसर क्या करेगा, डिटरमाइन द वैल्यू लेस देन द वैल्यू डेट। अगर यहाँ पर असेसिंग जो वैल्यूएशन ऑफिसर क्या है कि जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है और उससे कम पे वैल्यू करता है प्रॉपर्टी की, उससे कम पे वैल्यू करता है प्रॉपर्टी की, तो क्या करेगा असेसिंग ऑफिसर, क्या करेगा, उस वैल्यू के कंसिडरेशन क्या लेगा जिस पे उन्होंने वैल्यूएशन जितने पे करा है, जो कम अमाउंट पे करा है, उस वैल्यू को फुल कंसिडरेशन मानेगा। अगर वैल्यूएशन ऑफिसर ने क्या करा है, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू अगर अधिक है, अगर वैल्यूएशन ऑफिसर ने क्या करा है, प्रॉपर्टी की वैल्यू को अधिक कर दिया, प्रॉपर्टी की वैल्यू अधिक कर दिया स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से, तो उस सिचुएशन में स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को ही क्या करेगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानेगा। अब इसको समझते हैं यहाँ पर, द इफ द फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमिन्ड बाय द वैल्यूएशन ऑफिसर इज लेस देन वैल्यू अडोप्टेड फॉर स्टाम्प पर्पस, द असेसिंग ऑफिसर में टेक द फेयर मार्केट वैल्यू टू फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। या तो जिस वैल्यू पे कम करा है या फेयर मार्केट वैल्यू पे ले सकता है। तो जनरली करते क्या है कि वैल्यूएशन ऑफिसर ने जितने पे, मतलब स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू अधिक है और वैल्यूएशन ऑफिसर ने उस प्रॉपर्टी की वैल्यू पे को कम वैल्यू पे अगर वैल्यू करा है,
तो जितना फेयर मार्केट वैल्यू है या जो जितने पर उन्होंने वैल्यूएशन ऑफिसर ने वैल्यू डिसाइड करा, उसकी प्राइस डिसाइड करा, वो लेगा। दूसरा क्या बोलता है, हाउ एज पर द सेक्शन 50C सबसेक्शन 3 if fair market value determined by the valuation officer is more than the value adopted or assessable stamp duty value purpose, the assessing officer shall not adopt such fair market value, will take the full value of consideration to value adopted assessed for the purpose of stamp duty। अगर वही बात हो गई कि अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से अधिक पे अगर वैल्यूएशन ऑफिसर डिटरमिन करता है तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ही हम क्या लेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेंगे। यहाँ पर जो ये तो कहानी हो गई आपकी 43C में। 43C में की डिस्कशन हम आगे करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।